हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने विधायिका, संघ की विधायिका पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने संसद पार्लियामेंट को विस्तार से समझा था। ठीक, आज के सेशन में हम लोग राज्यसभा, पार्लियामेंट का ही अंग है, संसद का ही अंग है, तो राज्यसभा पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संघ की विधायिका, कल हमने देखा था कि अनुच्छेद 79 से 123 तक जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसमें अनुच्छेद 79 से 123 आर्टिकल्स संघ की विधायिका से संबंधित है। विधायिका हमने बहुत अच्छे से समझा है, जो विधियों और कानूनों का निर्माण करती है। ठीक, ये सब समझ चुके हैं। सीधे संसद की संरचना, हम लोगों ने संसद की संरचना में लोकसभा के जो सदस्य, राज्यसभा के जो सदस्य आवंटित किए गए हैं, जितने सदस्य किस राज्य से कैसे मनोनीत हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इन सभी पर चर्चा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख रखा है, कर रखा है। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे सबसे पहले देखें, बहुत ही शानदार वीडियो बना है वो। तो यहाँ पर संरचना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि संसद जो है हमारे राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में इनसे संबंधित प्रावधान दिया है। फिर जो राष्ट्रपति हैं उनका 52 में, ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। तो राज्यसभा को शुरू कर रहे हैं। राज्यसभा, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जो कि हमारी राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। क्लियर। अब राज्यसभा के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे विशेषज्ञ सदन, उच्च सदन और स्थायी सदन। विशेषज्ञ सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सदन में, राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। और वो किसी क्षेत्र से क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। वो 4 क्षेत्र हैं जो कि हमारी राज्य व्यवस्था में दिया हुआ है। उन 4 क्षेत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए, प्रश्न वहां से भी बन सकता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? कला है, साहित्य है, ठीक, विज्ञान है और समाज सेवा है। इन 4 क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा की सदस्यता हेतु मनोनीत कर सकता है। ये अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्टीज इन लोगों ने हासिल की हुई होगी। ठीक, मैंने कल ये भी बताया था कि यहाँ पे 4 क्षेत्रों में खेल को अलग से नहीं दिया है, खेल को कला के अंदर ही माना जाता है। ठीक, तो इन 12 सदस्यों की मनोनीत 12 सदस्यों की वजह से इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कभी भी इसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा है, उसे भंग किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, लोकसभा में सरकार गिरा करके लोकसभा को 5 साल पहले भंग किया जा सकता है। परंतु राज्यसभा, जिसका टेन्योर जो है 6 ईयर होता है, हर मेंबर का, सदस्यों की जो टेन्योर कार्यकाल होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। तो क्या होता है इसमें? 2-2 वर्ष, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि हर 2-2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वह राज्यसभा की सदस्यता से हटते हैं और उतने सदस्य हर 2 साल में फिर से विधानसभाओं से चुने जाते हैं। ठीक, तो इसलिए यह स्थायी सदन है, क्योंकि कभी इसे भंग नहीं किया जाता है या नहीं करते हैं। उच्च सदन, हाई अपर हाउस है ये हमारा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। और लोकसभा जो है हमारा लोअर हाउस है। तो इन अन्य नामों से भी आप राज्यसभा को जानते हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक, और इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह कार्य करती है।
ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हमने दो सदन देखे थे जो कि इंग्लैंड की संसद में होते हैं। उन्हीं की तर्ज पर संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ठीक, जो कि द्विसदनात्मक हमारा संविधान, जो संसद है हमारी वो द्विसदनात्मक है, जिसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक, आगे जो संरचना है मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक, बहुत ही स्ट्रक्चर जो उसका मैंने बनाया है उसे आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। यहाँ पर देख लो एक बार, अधिकतम सदस्य राज्यसभा में 250, इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। जो प्रावधान दिया है हमारी राज्य व्यवस्था में तो उसमें दिया हुआ है 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। प्रेजेंट में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक, अब इस 250 में कितने 12 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, और जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा क्या होते हैं, प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वह उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 238। ठीक, तो 238 में से 233 सदस्य चुन के आते हैं। वर्तमान स्थिति कहां से? राज्यों की विधानसभाओं से या फिर संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी है, तो उनमें से 229 तो राज्यों से, 4 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से चुन करके आएंगे। ये वर्तमान स्थिति है और ये हमारे संविधान में दिया हुआ है कि मैक्सिमम इतने नंबर सदस्य, इतने सदस्य चुने जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं राज्यसभा में निर्वाचन प्रणाली, इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक, अब इलेक्शन यहाँ पे जो सदस्यों का हो रहा है वह किस तरीके से हो रहा है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक, लोकसभा में डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जनता वहां पर खुद अपना मत दे करके अपने जो भी एमपी हैं उनको खुद चुनती है अपने क्षेत्र से। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो खुद चुनती है और वो लोकसभा में आकर के उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अगर जनता खुद वोटिंग करके चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रही है तो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, और अगर जनता जिसमें शामिल नहीं हो रही है तो यहाँ अप्रत्यक्ष कैसे होगा? जो जनता के द्वारा सांसद चुने गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा सदस्यों को चुना जाएगा, तो बोलेंगे कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। तो राज्यसभा में क्या हो रहा है? राज्यसभा में विधानसभाओं की जो सदस्य चुने गए हैं, विधानसभा में कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ठीक, तो एमएलए को हम लोगों ने चुना है। ठीक, अब वहां पे विधानसभा में कुछ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा विधानसभाओं से सदस्यों को राज्यसभा में चुनकर भेजा जाता है। तो इसलिए इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहते हैं, और यह राज्यों की विधानसभाओं से सदस्य जो हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक, ये जो वर्ड है इसे हम लोगों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में भी पढ़ा था, समझ रहे हो? वही चीज है। एकल संक्रमणीय मत, ये भी वर्ड याद रखोगे, राष्ट्रपति में भी देखा था हमने, उपराष्ट्रपति में भी, कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा भी इसे कहा जा सकता है कि इसका चुनाव जो पद्धति होती है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहलाती है। उसके अलावा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक, 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया था। उसी के तर्ज पर निर्वाचन प्रणाली से संबंधित कुछ प्रावधान है, और राज्यसभा में बहुत सारी चीजों का प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए हैं। ठीक, इस अधिनियम को एक बार संशोधित किया गया है, तो कब करके लाया गया है? 2003 में। इसका जो महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पे मैं बताने वाला हूं वो समझिए कि स्टार्टिंग में राज्यसभा में जो चुनाव हुआ करता था वह कैसा होता था? वह गुप्त मतदान होता था, वह सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता था। गुप्त मतदान मतलब कि जो सदस्य जो चुने जा रहे हैं, तो चुनाव प्रक्रिया में जो वोट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं वह गुप्त रहेगा, सीक्रेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? यह गुप्त मतदान था। परंतु 2003 में इस अधिनियम को क्या किया गया? चेंज किया गया। तो उसमें क्या बोला गया कि अब जो मतदान होगा राज्यसभा में, सदस्यों का मतदान ओपन बैलेट से होगा, मतलब खुले मतदान की व्यवस्था
की गई। इसे आप ध्यान रखोगे कि जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है किसमें, राज्यसभा में, वह अप्रत्यक्ष है, वह अप्रत्यक्ष है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा यहां पे हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, ओपन बैलेट, खुले मतदान की व्यवस्था की गई है। और ये खुले मतदान की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा इसे ऐड किया गया है, तो आप याद रखोगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003, जो कि संशोधन किसमें किया गया है, 1951 में। ठीक है, आगे देखो, निर्वाचन प्रणाली में कुछ मनोनय हो रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, अभी मैंने बताया, तो 12 सदस्यों का मनोनय होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं। पूछ सकता है इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है, आपको 3 ऑप्शन दे देगा जो इसमें से है, कला, साहित्य, विज्ञान और एक कुछ दूसरा क्षेत्र दे देगा। ठीक, तो आपको चुनना होगा इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है, या फिर कुछ 4 क्षेत्र दे देगा, इनमें से कोई एक क्षेत्र होगा। तो प्रश्न कुछ भी बन सकता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई हमारे निर्वाचन प्रणाली से, इलेक्शन प्रोसीजर से। ठीक है, अब बात करते हैं किसमें, कि सदस्यता की क्या शर्तें होंगी, क्या शर्तें होंगी राज्यसभा में सदस्यता हेतु शर्तें। ठीक, तो आप यहां पे देखो कि भारत का नागरिक हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक, उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से ज्यादा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, 25, 30, 35। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष से ज्यादा उसकी उम्र हो, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, है ना, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी ना हो। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति पद है, मंत्री परिषद वाला जो पद है, राज्य की मंत्री परिषद का जो पद है, राज्यपाल है, यह कोई भी पद जो है यह लाभ का पद नहीं कहलाता है। ठीक है, अधिकारी पद जो है ये सब लाभ के पद होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि लाभ के पद पर नहीं होगा। और विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, दिवालियापन नहीं हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, मतलब मेंटली सही होना चाहिए। ठीक, अगर मेंटली सही डिस्टर्ब होगा तो उसे सदस्यता नहीं मिलेगी। और संसद के द्वारा जो भी विधियां बनाई जाएगी, जो भी कानून बनाए जाएंगे, अर्हताएं बनाई जाएगी, मतलब योग्यताएं सेट की जाएंगी, बनाई जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी, उसको वो धारण करता हो। ठीक, ये सारी हो गई सदस्यता हेतु शर्तें। ठीक है, कंडीशन फॉर मेंबरशिप। अब बात करते हैं क्या, कार्यकाल, टेन्योर की, कि राज्यसभा में कार्यकाल कितना होना चाहिए। ठीक, तो प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होगा वह 6 वर्ष होगा, ध्यान रखोगे, यही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा 5 वर्ष, लोकसभा 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट यहां पे आप लोग ऐड करना उपराष्ट्रपति, ध्यान दो यहां पे, क्या, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सभापति कहलाता है। ठीक, क्या, राज्यसभा का सभापति। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं उसे समझिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है आपको घुमा करके कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना है 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। ठीक, क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, उपराष्ट्रपति जब यहाँ पे सभापति है हमारे राज्यसभा का, तो सदस्य क्यों नहीं है। साथियों, उपराष्ट्रपति जो है पदेन सदस्य है। मतलब पदेन सदस्य का मतलब होता है जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह अपने आप राज्यसभा का सभापति कहलाएगा।
समझो इस बात को, समझ गए। तो उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है वह 5 वर्ष है, वह 5 वर्ष है, ठीक। परंतु राज्यसभा का वह सभापति है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लो, जो राज्यसभा का उपसभापति है, अभी मैं आगे बताऊंगा, वो उस सभा के मेंबर में से ही एक मेंबर होगा। तो राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखना है। परंतु जो उपसभापति होगा वह राज्यसभा का एक मेंबर, एक सदस्य होगा। उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति चुना जाएगा, जो कि सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करेगा, ठीक। इतनी बातें याद रखना। 6 वर्ष टेन्योर हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह पे नए सदस्यों का निर्वाचन होगा। राज्यों की विधानसभाओं से नए सदस्य चुन चुनकर आए जाएंगे। हर एक राज्य में क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इस राज्य में इतने सदस्य आ सकते हैं, इस राज्य में इतने सदस्य आ सकते हैं। और ये जो नंबर है सदस्यों का, यह जनसंख्या के आधार पर निश्चित किया गया था, ठीक। अब किसी स्टेट की जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई है, किसी में उसके कंपेयर में कम है, तो उसमें सीटों का जो आवंटन है वह कम ज्यादा है। तो यह पहले की बात है, अभी उसकी पॉपुलेशन कम ज्यादा हुई है, परंतु सीटों का आवंटन जो है वह जनसंख्या अनुपात के हिसाब से हुआ था, ये याद रखोगे, ठीक। तो हर एक राज्य से क्या है, सदस्य जो चुन चुन करके आ रहे हैं हर एक राज्य की विधानसभाओं से, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, 2 वर्ष, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। फिर से ये वर्ड आ गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग राज्यसभा में याद रखोगे, ठीक। इसके अंतर्गत कौन से सदस्य कब सेवानिवृत्त होंगे, इसका निर्धारण, इससे संबंधित सारे प्रावधान इस अधिनियम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। मैंने पीछे भी आपको बताया है, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम, जन या लोक दोनों में से सेम शब्द है। तो कब आया था, 1951 में आया था। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, 2003 में हुआ है। मतदान जो है पहले क्या था, सीक्रेट था, फिर बाद में क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक। आगे देखो, राज्यसभा के पदाधिकारी वही 2 पदाधिकारी हैं, एक सभापति और एक उपसभापति, 2 ही पदाधिकारी हैं, ठीक। तो राज्यसभा में 2 ही पदाधिकारी हैं, सभापति मतलब चेयरमैन, उपसभापति मतलब डेप्यूटी चेयरमैन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, मैंने क्या बोला, पदेन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होगा, वर्तमान में अभी कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। अभी उपराष्ट्रपति कौन है, वही हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति का नाम बताओ। फिर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये चीज मैंने अभी बताया कि जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, राज्यसभा के सभापति हैं परंतु सदस्य नहीं हैं। राज्यसभा का एक सदस्य उपसभापति बनेगा। अभी प्रेजेंट में कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, ठीक। हरिवंश नारायण सिंह जी प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं। ये आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये राज्यसभा के कुछ कार्य व शक्तियों को देखेंगे, ठीक, कि राज्यसभा क्या कार्य कर रही है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, उससे संबंधित कुछ प्रावधानों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 249 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे आप लोग राज्यसभा में याद रखोगे। अनुच्छेद 249 के तहत क्या हो रहा है, राज्यसभा को अधिकार है, क्या अधिकार है कि राज्यसभा को अधिकार है कि 2/3 सदस्य बहुमत पारित करके, याद रखोगे कि राज्यसभा 2/3 सदस्यों से बहुमत पारित करा करके राज्य की सूची में शामिल किसी विषय को क्या कर सकती है, केंद्र सरकार के पास भेज सकती है। समझो इस बात को,
राज्य की सूचियां हैं, सूचियां 3 हैं। एक तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के हेतु कार्य कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची हेतु कार्य कौन कर सकता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची वे सूचियां हैं जिनमें दोनों कार्य कर सकते हैं, संघ और राज्य दोनों सरकारें कार्य कर सकती हैं। पर जो राज्य सूची में विषय दिए हुए हैं, उन विषयों में से कोई भी विषय अगर राज्यसभा के सदस्य 2/3 से पारित कर दें तो क्या होगा? वो विषय केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। उस विषय पर केंद्र सरकार कोई भी कानून, उनका अधिकार बन जाएगा। केंद्र सरकार के पास अधिकार आ जाएगा कि उस विषय से संबंधित कोई भी नया प्रावधान जोड़ सकते हैं या कुछ भी इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, तो इसको कैसे करेगा राज्यसभा? तो इसे आप ध्यान रखो, राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को, यह वर्ड याद रखा, राष्ट्रीय महत्व घोषित करेगा कि यह विषय जो है वह राष्ट्रीय महत्व हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है या यह विषय राष्ट्रीय महत्व के हेतु है। ठीक, तो अगर अब यहां पे इस पॉइंट को और ध्यान रखो, मतलब राष्ट्रीय महत्व हेतु कोई भी प्रावधान, कोई भी प्रस्ताव अगर हमको लाना है तो वो कौन लाता है? केंद्र सरकार लाती है। अगर कोई भी प्रस्ताव लाई या कि कोई भी प्रस्ताव में अमेंडमेंट, कोई भी अधिनियम वगैरह है, कानून है, नियम है, उसमें चेंजेस लाने हैं, अमेंडमेंट करना है, तो वो कौन करेगा राष्ट्रीय महत्व वाले विषयों पर? तो केंद्र सरकार करेगी। ये अलग से आप समझो, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 क्या बोल रहा है? राज्यसभा के पास अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके केंद्र सरकार के पास भेज सकती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार दे सकती है कि आप इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यहां संसद लिखा है, केंद्र सरकार, संसद समझो आप, क्योंकि राज्यसभा जब पारित कर दी तो बचेगा कौन? लोकसभा। लोकसभा में कौन बैठा है? सरकार बैठी है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, यही तो बैठे। लोकसभा के सदस्य कौन है? जिन्हें हम चुन करके भेज रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो संसद वर्ड है, तो संसद में राज्यसभा ने अपना मत दे चुके हैं, तो लोकसभा ही बच रहा है। तो संसद भी लिख सकते हैं या फिर केंद्र सरकार भी लिख सकते हैं। अगला देखो, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति है सेम कि वह 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। इसे समझो, अखिल भारतीय सेवा। ठीक, अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? क्या होती है? तो हमारे देश में अभी तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? IAS, IPS और IFS। इसका फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका इंडियन पुलिस सर्विस और इसका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, ठीक है। 3 सेवाएं हैं जिनको हम लोग अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, पहले आप ये समझो अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में IAS आता है, अखिल भारतीय सेवाओं में IPS आता है, अखिल भारतीय सेवाओं में IFS आता है और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक, इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है उसमें अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती है। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वह 2/3 बहुमत पारित करा करके संसद को यह अधिकार दे सकता है, केंद्र सरकार को यह अधिकार दे सकता है
कि वह नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकता है। नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का मतलब होता है कि मान लेते हैं आईएफएस है, जो कि फॉरेस्ट सर्विस है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस को भी अखिल भारतीय सेवा बना दे। देखो स्टार्टिंग में ये दोनों अखिल भारतीय सेवा थी, इसे 1966 इसे 1966 में अखिल भारतीय सेवा बनाई गई है। इसे आप लोग याद रखोगे कि अखिल भारतीय सेवा में ये 3 हैं। अगर नई अखिल भारतीय सेवा हमको जोड़नी है तो राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि 312 के तहत, इसे याद रखना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। 312 के तहत 2/3 बहुमत पारित करा करके संसद को या केंद्र सरकार को यह अधिकार दे सकता है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापन कर सके, गठित कर सके। ठीक, तो हमारे पास अनुच्छेद 249 हो गया, 312 हो गया। इसके अलावा कुछ शक्तियां और देखो कि गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में यह विधेयक लाया जा सकता है और पारित करके दूसरे सदन में भेजा जा सकता है। बराबर शक्ति का मतलब यही होता है, ठीक, कि या तो पहले लोकसभा में पारित करा लो या तो राज्यसभा में पारित करा लो। जिसमें पारित होगा फिर दूसरे सदन में भेज दो, वहां पारित होगा। तो राज्यसभा व लोकसभा की शक्तियां बराबर होती हैं। कहां? गैर वित्तीय विधेयकों में। उसके अलावा संविधान संशोधन विधेयकों में, संविधान संशोधन विधेयक मतलब संविधान के किसी भी अनुच्छेद, आर्टिकल में कोई परिवर्तन करना है, ठीक, उससे संबंधित विधेयकों में राज्यसभा की शक्तियां जो है लोकसभा के बराबर है। मतलब यहां पे भी सेम चीज है कि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। मतलब किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है और दूसरे सदन में भेजा सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वह लोकसभा की शक्तियों से थोड़ा कम है। राज्यसभा की शक्तियों का जो महत्व लोकसभा की शक्तियों के महत्व से थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि सरकार ये लोकसभा ही चला रही है। ठीक, आओ देखते हैं। परंतु इसमें एक चीज ऐड करो कि जब संयुक्त बैठक होगा, ठीक है, संयुक्त बैठक क्या होती है? 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को एक साथ बिठाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? जब भी संयुक्त बैठक के द्वारा कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता। मतलब अगर हमको कोई भी संविधान में संशोधन लाना है, कोई भी संविधान संशोधन करना है, तो हमको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में अलग अलग प्रस्ताव पारित करा करके दूसरे सदन में भेजना है, प्रस्ताव पारित कराना है। मतलब संयुक्त अधिवेशन के द्वारा हम लोग संविधान संशोधन नहीं कर सकते, संविधान संशोधन विधेयक नहीं ला सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद धन विधेयक के मामले में आपको याद रखना है कि सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब भी धन विधेयक के मामले आएंगे तो जो प्रस्ताव है वह लोकसभा में पहले जाएगा, फिर वहां पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 14 दिन के अंदर आप अपने विचार लोकसभा को व्यक्त करिए। 14 दिन के अंदर अगर आपने अपने विचार नहीं दिए तो ये विधेयक जो है पारित हो जाएगा राज्यसभा से भी। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं राज्यसभा को थोड़ा सा कम महत्व दिया गया है। ठीक, तो कोई भी धन विधेयक का मामला आएगा तो आपको याद रखना है उसे लोकसभा में पहले पारित होना होगा, उसके बाद वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 14 दिन तक वो रहेगा,
14 दिन के अंदर राज्यसभा सदस्यों के द्वारा उसे अपने विचार व्यक्त करने हैं। किसके सामने? लोकसभा के सामने। मतलब लोकसभा को अपने विचार भेजेगा। ठीक। लास्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से पदच्युत करना है तो उससे संबंधित प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग नहीं वर्ड को यूज नहीं करते हैं। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक। बाकी प्रोसेस मैंने उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, वहां पे आप देख लोगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां हैं 249, 312, इसे आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम लोग राज्यसभा को समझ लिए। अगले सेशन में हम लोग लोकसभा पर इसी तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा श्री राम एकेडमी, जुड़ जाइए। ठीक है। आपको करंट अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, क्विज वगैरह होती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब जम के हार्डवर्क करिए। आप लोग थोड़ा सा अपना तबीयत का भी ख्याल रखिए। गर्मी वगैरह, अभी मौसम काफ़ी चेंज वगैरह होगा, बारिश वगैरह होने वाली है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।